एक बाइबल तो इस पर भी लिखा जाना चाहिए कि टेम्पो पर क्या क्या लिखा गया है। टेम्पो साहित्य, लुगदी साहित्य का ज़रूरी अध्याय। भीतर जो सीटें हैं उसके अगल बगल किन किन हीरोइनों की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में आँखों का संयोजन कैसा है, उन पर शेर व शायरी किस तरह की लिखी जाती है। मसलन इस पर ऊपर लिखा है देखो मगर प्यार से, और नीचे अमीनाबाद। माफ़ करिए बार बार आपको भटका रहा हूँ, हर बार रेजिडेंसी जाने की कहता हूँ और कहीं और रुक जाता हूँ। हम अमीनाबाद पहुँच गए हैं। आग्रह ये था कि बाद में यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो रूट ऐसा ही रखते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे झंडे वाला पार्क है और मेरे सामने पढ़ाइन की मस्जिद है। तो वहाँ से किस्सा शुरू करते हैं, पढ़ाइन की मस्जिद से किस्सा शुरू करते हैं। यगाना चंगेज़ी का अभी जिक्र हुआ, उनका एक शेर है अमीनाबाद पे, कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। तो यगाना का ये शेर है। पढ़ाइन की मस्जिद नाम से ज़ाहिर है, पंडिताइन एक ख़ातून थी, उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई। ये लखनऊ की ख़ास बात भी है कि यहाँ एक पंडिताइन की मस्जिद है तो किसी मुसलमान शख्स के बनवाए हुए मंदिर भी हैं। किसी झाऊलाल का इमाम बाड़ा है तो किसी आसिफुद्दौला ने किसी दौलतगिरी मंदिर के लिए ज़मीन दी है। तो ये ख़ास बात है इस शहर की। तो ये पंडिताइन, ये जो पहले नवाब थे अवध के, सादत खां बुनहारुल मुल्क, उनकी जो बेगम थी खदीजा खानम, उनकी ये मुंह बहन थी, जिनके बारे में अलग अलग नाम उनके मिलते हैं। तो इनके नाम पे ये मस्जिद, जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई। तो कोई कहता है जय कुंवर पांडे उनका नाम था, इसलिए पंडिताइन की या पढ़ाइन की मस्जिद। तो उन्होंने ये बनवाई। और इसकी ख़ास बात ये थी इस मस्जिद की कि आम तौर पर उस ज़माने में जो लखनऊ में मस्जिदें बनती थी वो एक ऊपर ज़मीन से ऊपर चढ़ के बनती थी। ये थोड़ा लेवल में है ज़मीन के बराबरी से, और ये बड़ा मशहूर है। और एक तरीके से लखनऊ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी जो कुछ अलामतें हैं उनमें से एक है कि ये पंडिताइन की मस्जिद। ये सामने आदित्य भवन है। आदित्य भवन में एक बहुत ख़ास दुकान है जी लखनऊ में, जिसका नाम है दी इंडियन बुक डिपो। नाम इसका अंग्रेज़ी है लेकिन हिंदी किताबों का इससे बड़ा अड्डा लखनऊ में नहीं है। और मेरा ख्याल यूपी में भी कम जगह होंगी जहाँ पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा। ये 1933 की दुकान है, और 33 की दुकान है। और यहाँ भगवती चरण वर्मा, अमृताल नागर, यशपाल और तमाम लोग यहाँ आया करते थे और बैठते थे आदित्य भवन में। जी बिल्कुल। यहाँ चित्रलेखा जी बैठती हैं, चित्रलेखा वर्मा उनका नाम है, और ख़ुद बड़ी जानकार महिला हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हिंदी जानने वाली महिलाएँ। थोड़ी सख्त हैं, सख्त मतलब डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं। तो किताबों के साथ लापरवाही उन्हें नहीं पसंद है। वो ये चाहती हैं कि किताबों के साथ तमीज़ से पेश आया जाए। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई वहाँ तो आंटी बहुत डांट देती हैं। और कई बार चूँकि यहाँ ये जगह वो है कि यहाँ कंसेशन नहीं दिया जाता किताबों पर, तो आंटी का यही कहना है कि भाई किताब की अगर आप गरिमा समझते हैं और कीमत समझते हैं, और चूँकि ये इतनी बड़ी दुकान है और तमाम, अब तो पूरी ये शॉप है, ये यहाँ से वहाँ, ये पूरा ऊपर जो है, ये पूरा ऊपर के हिस्से में इंडियन बुक डिपो है। तो यहाँ तो किताब खरीदना ही एक अनुभव रहता होगा। बिल्कुल। यहाँ से अच्छा बहुत जो लोग जानते हैं उनके बारे में मशहूर है कि भाई जो किताब कहीं नहीं मिलेगी वो किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इतनी अद्भुत जगह है ये, ये अगर खुली होती तो हम इसके अंदर चलते। इतनी उम्दा, और कौन कौन से पब्लिशर्स की जिनकी किताबें लखनऊ में कोई नहीं मंगाता होगा, वो किताबें यहाँ आ जाती हैं। बनारस के कई ऐसे पब्लिशर्स हैं जो संस्कृत में किताबें, संस्कृत की किताबें भी हैं यहाँ, संस्कृत और हिंदी की किताबें हैं। और बहुत छोटे छोटे पब्लिशर्स की, या कई क्लासिक किताबों के विद्यार्थी संस्करण छपते हैं, तो उसकी वो किताबें भी हैं यहाँ पर। जैसे कम दाम में अगर दरबारी चाहिए या कम दाम में, तो वो बड़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये भी है। हम लोग एक ज़माने में यहाँ जो अखबार उर्दू के निकलते थे अलग अलग, उसके लिए भी इसको याद रखते थे कि भाई ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर उर्दू का थोड़ा माहौल देखने में भी लगती है ना, थोड़ी एक उस तरह की इमारत। सामने सेंट्रल होटल है, ये गुलबर्ग होटल। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सामने जो ये पार्क है, अमीनाबाद पार्क जिसे हम कहते हैं, झंडे वाला पार्क। आइए, ये जगह देखिए 1914 में, ये जो मॉडर्न अमीनाबाद आज हमें जैसा दिखता है, ये 1914 में बना। और ये जो इसके पीछे वाली रोड है, लाटूश रोड जिसे हम कहते हैं, बड़ी मशहूर। कानपुर में भी है। हाँ, अच्छा। तो वो इसलिए है कि जेम्स लाटूश जो गवर्नर जनरल थे,
उन्होंने ये सोचा कि अमीनाबाद में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो एक रोड ये जो गौतम बुद्ध मार्ग जिसे हम कहते हैं, अब लाटूश रोड जिसका पुराना नाम है, यहाँ से उन्होंने शुरू की गणेशगंज की तरफ जाने के लिए, जिससे अमीनाबाद का ट्रैफिक कम हो जाए। तो एक तरीके से मॉडर्न अमीनाबाद की थॉट ये 1904 से उनके ख्याल में था। तो ये पार्क बना, और ये पार्क जो है ये अमीनुद्दौला पार्क भी कहलाता था, चूँकि ये इलाका उन्हीं का। अमजद अली शाह के प्रधानमंत्री थे इमदाद हुसैन खां अमीनुद्दौला, उनके नाम पे तो ये अमीनाबाद अमीनाबाद उनके नाम। पहले ये इमदाद बाग कहलाता था, उन्हीं के नाम पर, इमदाद हुसैन खां उनका नाम था, फिर बाद में अमीनाबाद कहलाने लगा। तो ये झंडे वाला पार्क ये इसीलिए है कि यहाँ पर 1928 में जब साइमन का आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन के विरोध में, तो यहाँ कुछ लोगों ने हिंदुस्तानी झंडा फहरा दिया था। उसके बाद फिर उसको अंग्रेज़ों ने उतार दिया गया, फिर उसको फहरा दिया। ये एक तरीके से, और ये कई साल तक चलता रहा। ये झंडा उतारने और फहराने का जो जद्दोजहद है ये कई साल तक चली है। नमक आंदोलन में फिर से उतार लिया, फिर एक बार किसी झंडे की ही जद्दोजहद में यहाँ पर गोली चलाई थी, तो किसी एक इंसान की मौत हो गई थी किसी। तो एक तरीके से ये जगह, और यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं, नेहरू और गांधी दोनों ने यहाँ पर तकरीरें की हैं। नमक के आंदोलन में यहाँ नमक बनाया जाता रहा है। तो ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है अमीनाबाद, और ख़ास तौर पर अमीनाबाद में 2-3 पार्क, ये पार्क है, एक उसके बाद गूंगे नवाब पार्क है। ये सारे पार्क असल में ये बिल्कुल केंद्रीय इलाका है लखनऊ का। तो जितनी भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती थी यहीं सामने देखिए, इस अभी हम चलेंगे वहाँ पर, इसके उस साइड छेदीलाल धर्मशाला है। तो ये छेदीलाल धर्मशाला वो धर्मशाला है जहाँ पर जब काकोरी केस के लिए जब सारे क्रांतिकारी आए लखनऊ में इकट्ठा हुए, तो वो छेदीलाल धर्मशाला में रुके। तो छेदीलाल धर्मशाला वो जगह। और यूँ भी जितने भी जब लखनऊ पैक्ट हुआ है ना, तो लखनऊ पैक्ट जब हुआ 1916 में, तो जो जितने भी लोग आए उसमें शिरकत करने, तो इसी छेदीलाल धर्मशाला में रुकवाया गया। क्योंकि ये छेदीलाल धर्मशाला गंगा प्रसाद वर्मा, ये इस एक नाम पर अभी बात करेंगे, ये उनके भाई थे छेदीलाल, और उन्होंने ये धर्मशाला उनके नाम पे बनी हुई है। तो एक तरीके से सारे लोगों के रुकने के लिए एक जगह थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गंगा प्रसाद वर्मा हॉल उसके बगल में, जस्ट बगल में है, और गंगा प्रसाद पुस्तकालय भी है। अब ये गंगा प्रसाद वर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिसको भुला दिया गया हिंदुस्तान के इतिहास से। ये वो आदमी है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नींव जिसने रखी, और जो लखनऊ से अकेला आदमी था जिसने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया, और जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। और 2 अखबार यहाँ से निकलते थे, एक हिंदुस्तानी उर्दू में और एक एडवोकेट अंग्रेज़ी में। दोनों अखबारों के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा। और हमारी पीएचडी जिस अखबार पे, अवध अखबार, नवल किशोर प्रेस का अखबार था वो, तो मुंशी नवल किशोर के प्रतिद्वंदी भी थे। और गंगा प्रसाद वर्मा का जो अखबार था हिंदुस्तानी, वो थोड़ा नेशनलिस्ट था उस ज़माने में भी, चूँकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो। और ये जो अखबार था उस ज़माने में, गंगा प्रसाद वर्मा के ज़माने में, अवध अखबार, ये थोड़ा अंग्रेज़ों की चापलूसी करता, क्योंकि उनके अंग्रेज़ों के लॉयल भी थे नवल किशोर, तो उनको काम वहाँ से मिलता था। तो हिंदुस्तानी बार बार इस चीज़ पे तनकीद करता था कि ये तो चापलूस है अंग्रेज़ों के। तो वो बहुत बड़ा आदमी है। और एक और ख़ास बात लखनऊ के ताल्लुक़ से, गंगा प्रसाद वर्मा अपने बेटे की शादी करके बनारस से लौटे। वो उनके यहाँ कोई रस्म थी उस ज़माने में, शायद लखनऊ में थी, कि शादी के बाद लड़के को जाना होता है गोमती में नहाने। वो वहाँ नहा रहे थे, डूब गए, उनका इकलौता बेटा। बहुत रोए, पागल हो गए, लगभग कई दिनों तक डिप्रेशन में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई, जो लोग उनसे मिलने आते थे, कि हमारा एक लड़का मर गया, एक लड़का तो बचा है, जबकि वो इकलौता लड़का था उनका। तो लोग सोचे ये पागल हो गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक लड़का मेरा लखनऊ है। तो लखनऊ को मतलब आप सोचिए, माँ तो बहुत लोग मानते होंगे, गंगा प्रसाद वर्मा लखनऊ को अपना बेटा कहते थे, और लखनऊ के लिए बहुत काम उन्होंने किए। मतलब ये लाइब्रेरी जो है गंगा प्रसाद वर्मा, ये उनकी बनवाई हुई। सब मॉडर्न अमीनाबाद की नींव, मतलब लाटूश को इस बात पे राज़ी करना कि ये एक रोड होनी चाहिए, इसका एक पुनर्निर्माण होना चाहिए, ये पार्क होना चाहिए, ये मॉडर्न मार्केट। 1904 से वो इस चीज़ पर लगे थे, और 14 में ये तैयार हुआ। तो वो सारी चीज़ें, तो एक तरीके से नए अमीनाबाद, चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, मेंबर भी रहे थे, तो एक नए अमीनाबाद की नींव, और अमीनाबाद को स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बनाने में गंगा प्रसाद वर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। उन पर उस तरह से BHU, मालवीय जी को तो लोग याद करते हैं, BHU के लिए जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा खैरात की है, सबसे ज़्यादा मदद की है, उनमें से गंगा प्रसाद वर्मा थे। सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने दिया BHU के उसके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है अमीनाबाद। ये मुझे जब झंडा पार्क का बता रहे थे कि गोली चली,
हमें यूरोप में भी और शायद यूएस में भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, ऐसी मूर्तियां दिखती हैं झंडे की। तो ये झंडा या झंडे के पहले अलम हुआ करता था, हैं? अभी भी होता है अलम। तो ये झंडे का डिस्कोर्स काफ़ी पुराना है। एक्चुअली जो झंडे का मॉडर्न डिस्कोर्स है, जिस डिस्कोर्स में हम और आप बात कर रहे हैं, वो विश्व युद्ध के बाद का डिस्कोर्स है, वो वर्ल्ड वॉर्स के बाद का डिस्कोर्स है, जब खासकर कि फांसीवादी ताकतों के साथ जब तथाकथित लिबरल एम्पायर्स लड़ रहे थे, तो उस समय झंडे बहुत प्रतीक बने। झंडे, हम बात कर रहे थे इससे पहले भाषा की और उसके पहले टेरिटरी और नोट की और इमारतों की, तो झंडा भी उन्हीं सब सिंबल्स से जुड़ा हुआ है। जो विश्व युद्ध के बाद झंडे की राजनीति बहुत पुख्ता हुई, क्योंकि कुछ देश आज़ाद हुए, उनके झंडे बने, उनके झंडों की एक हिस्ट्री रही, कैसे कैसे हर डीकॉलोनाइजेशन के दौर में नए नए झंडे बने और वो झंडे नए नए तरह के सेल्फ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स और नेशनलिज्म का दौर रहे। और आज की तारीख में भी अगर यूरोप खास करके जो विश्व युद्ध का सबसे ज़्यादा जहाँ प्रतिभागी बहुत ज़्यादा रहे जिसके देश, तो वहाँ पे वॉर मेमोरियल्स की बहुत बड़ी कहानी और वॉर मेमोरियल्स पे झंडों की बहुत बड़ी कहानी है, उनके साथ जुड़े हुए अलग अलग दिवसों की बहुत बड़ी कहानी है। तो विश्व युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट रहा झंडों की राजनीति और झंडों का डिस्कोर्स तय करने में हमारे आधुनिक युग के लिए, जिसके हम आज तक भागीदार हैं और भोग भी रहे हैं। आप मुझे ये सब बता रही थी और मेरे जहन में वो जो सिलसिला चलता रहता है ख्यालों का, नेहरू कितने फिक्रमंद थे कई चीज़ों को लेके। तो झंडे की बात चली तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो तिरंगा इस्तेमाल होता था उस पर चरखा बना होता था। गांधी जी सूत काटने पर, श्रम पर, स्वावलंबन पे बड़ा जोर देते थे। पर नेहरू ने कहा कि अगर चरखा होगा ना तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, उल्टा झंडा, सीधा झंडा, एक तरफ से दिख रहा है तो चरखा कैसा दिख रहा है, दूसरी तरफ से चरखा कैसा दिख रहा है। और इस पूरे ख्याल में फिर वो चरखे की जगह अशोक का वो आया और उसमें फिर वो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी था कि चरखा तो बड़ी तात्कालिक चीज़ हो गई ना, तो अशोक का वो चक्र, तो आप कितनी पुरातन सभ्यता के वाहक हैं, वो मौर्यों तक लेके गए। गतिशीलता भी और गतिशीलता का भी मसला है वो। ऐसे ही दलित विमर्श ने तो अशोक चक्र की एक और आपको परिकल्पना दी। जी, वो धम्म चक्र तो उसको उससे बिल्कुल। जोड़ा गया। और जनगण मन को लेकर भी ऐसा ही हुआ। अभी वंदे मातरम जनगण मन पे बहुत बात होती है, तो नेहरू ने कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही देश की आज़ादी के गान हैं, दोनों का ही बहुत महत्व है। पर राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए कि कई जगहों पर वो सिर्फ वाद्य यंत्रों के ज़रिए बजाया जाता है, गाया नहीं जाता। जैसे आप विदेश में गए तो धुन बजती है, तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम चूँकि बांग्ला और उसमें संस्कृत के शब्द वो सब है, तो वो मुश्किल होगा थोड़ा सा। जनगण मन इजीली। और हुआ ये कि वो आज़ादी के बाद और संविधान सभा में तब बहस चली रही थी इन सब चीज़ों को लेके, तो वो अमेरिका गए। तो वो अमेरिका वालों ने पूछा कि भाई साहब यहाँ तो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आते हैं या प्रमुख, तो वो स्वागत में धुन बजाई जाती, तो आप अपने यहाँ के कुछ गीत भेजिए। तो भेजे गए, तो उसमें वहाँ के मिलिट्री बैंड ने बहुत अच्छी सी धुन बजाई जनगण मन की। एक हमारे साथी हैं पत्रकार पीयूष बबेले, उन्होंने नेहरू मिथक और सत्य किताब लिखी, उसमें इन सब चीज़ों का बड़ा संवाद प्रकाशन से विस्तार से वर्णन है। तो आप झंडे का बता रहे तो मुझे वो चरखा से चक्र कैसे आया, उसके पीछे के सारे डिस्कोर्स नज़र आए। यहाँ अभी पार्कों की बात हो रही थी, यहाँ एक जनाना पार्क है, नाम से ही जनाना पार्क। तो वो जनाना पार्क गंगा प्रसाद वर्मा ने ख़ास तौर पर एक पार्क बनवाया जिसमें पर्दानशीन औरतें आ सकें मॉर्निंग वॉक के लिए, बैठने के लिए। और बाद में वही जनाना पार्क, वहाँ पर औरतें, पर्दानशीन औरतें इन्हीं इलाकों की, मौलवीगंज की, अमीनाबाद की, गोलागंज की आती थीं और देश की आज़ादी के बारे में विचार विमर्श करती थी और अपनी रणनीतियाँ बनाती थी। तो जो हज़रत मोहानी साहब जिनका जिक्र हो रहा था, हज़रत मोहानी साहब की जो बेगम थी, निशात बेगम, उन्होंने उस मूवमेंट को बहुत दिन तक लीड किया कि वो यहाँ आती थी, महिलाओं में राजनीतिक चेतना कैसे बढ़े इस पर बात करती थी, कैसे आंदोलन में उनकी भूमिका रहे इस पर बात करती थी। और हज़रत मोहानी साहब का मज़ार यहीं है, बाग मौलवी अनवार में। वो आदमी पहला आदमी था जिसने ये कहा कि ख़ुद सदस्य था उस ज़माने में, एमएलए थे वो, या एमपी थे, एमपी शायद, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर हैं तो उन्हें वाकई में जनता का नुमाइंदा होना चाहिए। तो ज़िंदगी भर, जब तक 1951 में डेथ हो गई,
उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली। और वो इतना खाँटी स्वदेशी का विचार गांधी जी ने तो बहुत बाद में उसको उस तरह से अपनाया। स्वदेशी का इतना पक्का आदमी था वो कि एक बार किसी दोस्त के यहाँ गया तो कंबल जो उन्हें दिया गया ठंड में ओढ़ने के लिए, वो इंग्लैंड में बना हुआ था, मेड इन इंग्लैंड लिया, उस पर कुछ लिखा था। वो आदमी रात भर ठंड खाता रहा, उसने कंबल वो ओढ़ा नहीं। उसने कहा अगर हम स्वदेशी स्टोर खोला उन्होंने, तो वो उर्दू मुल्ला अखबार, बहुत ज़बरदस्त अखबार उर्दू का, बागी तेबरों वाला, वो हसरत मोहानी निकालते थे। और वो मशहूर ज़माना गज़ल ग़ुलाम अली की, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, उन्हीं का लिखा हुआ पूर्ण स्वराज आज़ादी कामिल। कांग्रेस से भी पहले लोग भगत सिंह को कहते हैं, भगत सिंह से भी पहले 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा हसरत मोहानी ने दिया। तो ये हसरत मोहानी, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ इस शहर में, कहाँ, और लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में। ऐसे कैसे लोग हैं। और आप बोल रहे थे ऐसा कुछ होता ना कि जैसे कुछ चल रहा है और एकदम से एक कुछ ऐसे धमाका सा होता है और फिर सन्नाटा, है ना। आपने चुपके चुपके का जिक्र किया और हमें बचपन की मोहब्बत याद आ गई गुरु। उसमें एक पंक्ति है, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना। हमको लगा हम कितने कोठे तामीर करवा दें बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना यार। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए, वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद। अद्भुत है वो। इलाहाबादी हमें बहुत यकीन है ऐसा भूमिका हिमांशु कि जब कभी हम स्मृतियों की चाबी तलाशेंगे तो एक पेड़ मिलेगा और वो उतना ही पुराना होगा जितना आदमजात है, और उस पेड़ पे वो चाबियां लटकी होंगी और वो गानों की शक्ल में होंगी कि मैं गाना सुनूं, कत्थई आँखों वाली एक लड़की, और मुझे नैनीताल में की हुई कुछ चहलकदमियाँ नज़र आने लगे। मैं गाना सुनूं ओंकारा का जो वो लोरी की तरह गाता है ना, जग जारी गुड़िया मिस्री की पुड़िया। तो आपने किसी को नींद से जगाया हो, उतने ही उल्लास के साथ वो याद आ जाए। आपने ये एक दरवाज़ा खोल दिया। अब अगला पड़ाव कहाँ है? अगला पड़ाव अब रेजिडेंसी है, पक्का वाला रेजिडेंसी, क्योंकि 2 बार कह चुके हैं। नहीं, वो यहाँ शेर है लखनऊ में कि तलाशो तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। तो ये रास्ते का सफ़र जो है वो इतना मज़ेदार है कि मंजिल में दिलचस्पी। खुमार का शेर है, मतलब ये जब लखनऊ महोत्सव यहाँ बेगम हज़रत महल पार्क में होता था मुशायरे में, और अलग अलग होता था, मतलब अब नहीं होता, वो अलग होता है। तो उस ज़माने में खुमार साहब ये शेर पढ़ते थे, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। 20-20, 25-25 मिनट तक उन्हें आगे ही नहीं पढ़ने दिया जाता था। वो मुकर्रर इसी शेर पे, एक शेर पे मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। ये उनके तरन्नुम में जब वो पढ़ते थे तो क्या ज़माना, वो मतलब कुमार साहब के क्या कहने भाई, लूप से कहते हैं, लूप में हो जाते थे, लूप में सुनते थे, क्या आबरूए गज़ल कहलाते थे वो। एक और सुना दीजिए फिर से। कुमार साहब के बहुत खुमारे बलानोश तू और तौबा, तुझे जाहिदों की नज़र लग गई है, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है ज़माना नई रोशनी है। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये न भूले दिया भी दिया है। न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। क्या बात है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं रेजिडेंसी की तरफ।